सभी को नमस्ते। मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नए चैप्टर और एक नए कक्षा को लेकर। ये कक्षा है कक्षा 6। आज मैं कक्षा 6 की पढ़ाई करा रही हूँ। कक्षा 6 का क्या है? तो कक्षा 6 का इतिहास। कक्षा 6 का इतिहास चैप्टर क्या है? तो चैप्टर 7। बच्चों, ये जैसे कि आप जानते हैं ये चैप्टर किसके बारे में है? तो ये जो कक्षा 6 का इतिहास है ये हमारे भारत का प्रारंभिक इतिहास है। प्रारंभिक इतिहास मतलब इस समय भारत में नए नए राज्यों का उदय हुआ था। यानी कि हम जो जानते हैं कि भारत का पहला जो साम्राज्य विस्तार है वो मगध साम्राज्य है, तो ये समय की शुरुआत हुई थी प्रारंभिक राज्य में। तो इस इतिहास में हम आज से 3000 साल पहले के इतिहास के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये जो चैप्टर है ये आज से 3000 वर्ष पहले के चैप्टर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ये इतिहास हमें क्या बताता है? तो ये इतिहास हमें बताता है कि भारत का पहला साम्राज्य कहाँ कहाँ स्थापित हुआ। तो जैसे कि इस इतिहास में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? तो शुरुआत में हमारे भारत के कितने राज्य थे? तो 16 राज्य थे। इन 16 राज्यों के बारे में आप जानेंगे, जिन 16 राज्यों को हम क्या कहते हैं? तो हम महाजनपद कहते हैं। और इस महाजनपद के विकास की कथा आज मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। जैसे यहाँ लिखा ही हुआ है कि लगभग 2500 वर्ष पहले वैदिक काल के कुछ जनपद काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। क्यों महाजनपद कहा जाने लगा? क्योंकि ये पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। बौद्ध एवं जैन धर्मों में हम कितने महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं? तो 16 महाजनपद, और इसका विवरण भी हमें वहाँ मिलता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, वस्त, अवंती, वज्जी, मल आदि। ये प्रमुख जनपद हैं। और इसमें से कुछ महाजनपद आधुनिक बिहार की सीमा में भी आते हैं। अब हम जानेंगे कि महाजनपद में आधुनिक बिहार की सीमा में जो महाजनपद आते थे, तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि महाजनपद में एक जनपद था कौन? मगध साम्राज्य, है ना। ये भी एक सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा शासन था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है मानचित्र में सभी महाजनपदों को पहचाने। कौन कौन से महाजनपद वर्तमान में बिहार के किस सीमा में हैं? तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। ध्यान से देखिएगा कि हम पढ़ रहे हैं भारत के उस इतिहास की, जिस इतिहास में भारत में राजाओं का राज्याभिषेक हुआ, राजाओं ने राज्य विस्तार किया, राजाओं ने अपनी राजधानी बनाई और भारत में एक प्रशासनिक ढांचे की नींव पड़ी। इसलिए ये शुरुआती इतिहास है और इसकी जानकारी जैसे आपने पढ़ा कि ये इतिहास कब का है, तो आज से 3000 साल वर्ष पूर्व का है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। इसी कड़ी में यहाँ आप देखेंगे भारत का मानचित्र। ये किसका मानचित्र है? ये हमारे देश भारत का मानचित्र है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा मगध यहाँ पर पड़ता है ना। ये मगध है, यानी कि मगध यानी बिहार, ये यहाँ पर है। और आप यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व हो रहा है। और फिर इस तरह से यहाँ पर 16 महाजनपद अपना क्षेत्र का विस्तार किए हैं, यानी कि ये बड़े बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आज के डेट में भारत में कितने राज्य हैं? तो आज के डेट में भारत में 28 राज्य हैं। तो हम ये उस समय की महाजनपद की बात पढ़ाई कर रहे हैं जो समय था आज से 2500 वर्ष पूर्व, है ना। ये समय के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस समय भारत में क्या हुआ था? नए नए गणराज्यों की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? नए गणराज्यों की स्थापना हुई थी। इस समय भारत में नए गणराज्यों की स्थापना हुई थी। गण मतलब लोग और राज्य मतलब जहां लोग रहते हैं। नए गणराज्य की स्थापना हुई थी। इस इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत का मानचित्र आप देखें। अब हम और आगे बढ़ें। महाजनपद, यहाँ ध्यान दीजिएगा, महाजनपदों में शासन का एक रूप नहीं था, है ना। कुछ में राजतंत्र का शासन था तो कुछ में गणतंत्र का। राजतंत्र और गणतंत्र क्या है ये आप जानते हैं?
राजतंत्र यानी वो शासन जहाँ राजा शासन करता है, और गणतंत्र शासन वो शासन जहाँ क्या होता है, तो राजा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। कौन चुनता है राजा? तो जनता चुनती है ना। जनता जिसको भी अपना मत देती है वो राजा बनते हैं, तो इसे लोकतंत्र कहा जाता है, यानी लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। तो यहाँ दे रहा है कि जनपद का समय में क्या था, कहीं पर राजतंत्र था, कहीं पर गणतंत्र था। महाजनपदों की राजधानियां शासन का केंद्र थी। राजधानियों में कौन रहते थे? तो राजा सेना के साथ और अपने कर्मचारी और धनवान राजाओं के साथ, व्यापारियों के साथ रहते थे। यहाँ पर किसका प्रयोग होता था? यहाँ के घरों में किन चीजों का प्रयोग होता था? तो यहाँ पर ईंट पत्थर के दीवारों से ये घर घिरे होते थे, यानी कि राजा अपने प्रशासन को सुरक्षा प्रदान करता था। महाजनपद के राजा में शैक्षिक नजराना बलि के बजाय अब नियमित रूप से कर वसूलने का प्रावधान प्रारंभ हो गया था, यानी ये वो समय है जब से भारत में कर लेने की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, और कर की एक निश्चित मात्रा को वसूला जाता था। कर यानी टैक्स उसी समय शुरू था, और कितना लिया जाता था? तो उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में किसानों से लिया जाता था। कारीगर, बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई राजा के लिए महीने में एक दिन काम करते थे, यानी वो लोग काम करके कर को, टैक्स को दिया करते थे। और इस प्रकार से व्यापारी सामान बेचने के लिए भी कर देते थे, यानी इस समय कर लिया जाता था। करों की वसूली के लिए राजा समृद्ध होते। राजा का पैसा आता, टैक्स आता, तो इससे राजा के खजाने में पैसा आता, तो राजा के पास भी स्थिति अच्छी होती चली गई। और इसको राजा लेता क्यों था? तो कर्मचारियों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, समय पे वेतन देने के लिए, कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए, और अपने लिए सेना रखने के लिए राजा कर लेते थे, है ना। यहाँ आप देख ही रहे हैं। अब मगध के बारे में सुनिए। मगध यानी आज हम मगध को बिहार के नाम से जानते हैं। मगध को हम किस नाम से जानते हैं? तो हमारा बिहार। बिहार में क्या आता है? तो बिहार को ही उस जमाने में मगध कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार। मगध का फैलाव कहाँ हुआ था? तो मुख्यतः आधुनिक बिहार। कहाँ पे उसका हुआ था? आधुनिक बिहार के राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल मुख्यालय गया तक, है ना। पटना से गया तक को मगध कहा जाता था। मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाने वाली लोहे की खानें भी थी, जो अच्छे हथियार का निर्माण में सहायक होती थी। मगध का भौगोलिक वर्णन हो रहा है। मगध का राज्य गंगा नदी के तट पे स्थित था, और इस कारण वहाँ की जमीन क्या थी? उर्वरक थी। उर्वरक यानी जो भी अनाज, जो भी फसल बोए जाते थे, वो वहाँ पर सफलतापूर्वक उपजती थी और अच्छी मात्रा में उपजती थी। कृषि की समृद्धि एवं संपन्नता के कारण शासक वर्ग की आर्थिक संसाधन की प्राप्ति भी आसान हो गई। यानी ये जो मगध राज्य था, ये पहला साम्राज्य बनने का इसको गौरव क्यों मिला? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, खेतीबाड़ी होता था, किसान खेतीबाड़ी अच्छे से करते थे, तो सैनिक को भोजन मिल जाता था। क्योंकि कोई काम क्यों करता है? भोजन के लिए करता है। तो भोजन मिलने के कारण भी यहाँ के लोगों का क्या हो गया? राजाओं की स्थिति अच्छी हो गई, और राजा यहाँ पर अच्छे बड़े साम्राज्य की स्थापना कर पाए। आगे हम और देखते हैं। यहाँ पे वही दिया हुआ है कि इस समय क्या होने लगा, धीरे धीरे यहाँ विकसित अवस्था में मगध आ गया। क्या आ गया? मगध विकसित अवस्था में आ गया। जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिसकी सहायता से विरोधी राज्य को अधिकार में लिया जाता। आपको पता है बच्चों, हाथी क्या है? तो उस जमाने का बड़ा जानवर होता था। तो हाथी जहाँ जंगलों में पाया जाता था, तो इसका फायदा मिलने लगा। किनको फायदा मिलने लगा? राजाओं को। राजा लोग क्या करते थे? सिपाहियों को हाथी सवार भी बनाते थे, जिससे राजा लोग क्या करते थे? तो अपने राज्य का सुरक्षा करते थे। उसके बाद क्या हुआ? तो मगध की 2 राजधानियां थी, राजगीर की पहाड़ी और पाटलिपुत्र गंगा नदी से घिरी। इसके अतिरिक्त मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महानंदपद जैसे शासक भी हुए, जिन्होंने अपनी शासन और शक्ति से राज्य का क्या किया? बहुत विस्तार किया।
मगध प्रथम महत्वपूर्ण शासक मगध का कौन था? बिंबिसार था। उसने अपनी स्थिति महाजनपद करने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंशों से कौन सा संबंध बनाया? तो वैवाहिक संबंध बनाया। यानी कि राजा लोग राजघराने में ही शादी करते थे। इससे क्या होता था? उनके राज्य का विस्तार होता था। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रकार से मगध का क्या होने लगा? तो मगध की उन्नति होने लगी और यहाँ पर सीमा स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध से मिल गया। मगध गंगा नदी के मार्ग से होने वाली व्यापारिक में अधिकता लाभ होने के कारण इस राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली गई। ये आपके इतिहास के किताब में ही वर्णित है। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अपने पिता के बाद मगध की राजधानी और राजा वही बना और मगध को उसी ने देखा। और कौशल के रास्ते उन्होंने प्रसन्नजीत को पराजित कर काशी को भी अधिकार में ले लिया। एक जमाना ऐसा भी था जब बिहार के शासकों ने उत्तर प्रदेश के शासकों को हराकर उसको भी अपने अधिकार में ले लिया था। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी शक्ति, मगध की शक्ति बढ़ती चली गई। अजातशत्रु ने शत्रु राज्य में अवंती अपने राजधानी और राजगीर को सुरक्षा देने के लिए किलेबंदी कराई। इस प्रकार से अजातशत्रु भी मगध साम्राज्य का काफी प्रतापी राजा था। उसने पाटलिपुत्र को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। किसने? अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र यानी आज के दिन में पटना को अपनी राजधानी बनाई। उसके काल में मगध में अवंती की शत्रुता काफी बढ़ गई। उस समय अवंती को राजा चंद्रप्रदेता वहां देखरेख करता था। इससे कई युद्ध में अवंती को हराया। फिर अवंती को मगध में मिलाकर मगध का अंग नहीं बन सका, इसमें मिला नहीं सका, लेकिन शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वस्त और कौशल पर विजय प्राप्त कर उसे मगध में जोड़ लिया। यानी इतने राजाओं ने इतने राज्यों को अपने क्षेत्र में लेना शुरू कर दिया। इसीलिए भी क्या बोला जाता है कि मगध साम्राज्य सबसे पहला साम्राज्य था और सबसे बड़ा साम्राज्य। हाँ, तो मैं चैप्टर 7 पढ़ा रही थी। इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो प्रारंभिक राज्य की शुरुआत ये कब हुई थी? तो ये हो गई थी 2500 वर्ष पहले। इसमें पहले वैदिक काल के समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में कितने जनपद थे आपने पढ़े? तो 16 महाजनपद थे। इनके यहाँ पे मैंने नाम भी लिखे हैं। नाम 16 महाजनपद के क्या थे? तो ये अंग, ये मगध, ये काशी, ये कौशल, वस्त, अवंती, वज्जी, चेंदी, कड़ू, पांचाल, सुरसेन, अश्वक, गांधार, कंबोज और मत्स्य। ये सब क्या हैं? तो ये हैं आपके महाजनपद यानी भारत के राज्य। किस समय के राज्य? वैदिक काल के समय के राज्य, पुराने राज्य। ये किस समय का राज्य है? तो इस समय भारत में मगध साम्राज्य अपनी चरम पर था। ये उस समय का राज्य है। हम लोग इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जनपदों के विकास में क्या हुआ था? तो जनपदों के विकास में तेजी आई थी। कब तेजी आई थी जनपदों के विकास में? जब हमारे यहाँ जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई दिए। क्या क्या दिखाई दिए? तो दिखाए अधिकांश जन अकेले ही जनपद बनाते थे। जनपद यानी जहाँ लोग रहते थे साथ में। कुछ आपस में मिलकर जनपद बनाते थे जिसमें पांचाल का नाम आता है। और अनेक अधिकांशतः शक्तिशाली राज्यों द्वारा जीते जाते थे, जैसे मगध साम्राज्य। यानी कि ये लोग अपने जनपद का निर्माण किए थे। कोई साथ मिलकर रहे थे, कोई अकेले रहे थे, किसी को जीता गया था। यानी मगध साम्राज्य ने अपने अंदर, जैसे आपने देखा काशी, कौशल, अवंती, इन सबको जीत लिया था, है ना। तो आप यहाँ देखिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ग्रंथों में कितने जनपद का जिक्र है? 126 जनपद का। लेकिन बाद में जाकर 16 जनपद ही मान्य हुए। इसमें अंग, अवध, काशी, कौशल, वस्त, अवंती, वज्जी, मल आदि मुख्य थे और इन्हें महाजनपद के रूप में आधुनिक बिहार की सीमा में ये सभी स्थित हैं। महाजनपद के शासक के रूप में क्या था? तो महाजनपद के शासक के रूप में कौन सी व्यवस्था थी? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस महाजनपद के शासन के समय में हमारे यहाँ शासकों का रूप कैसा था। तो हमारे यहाँ शासक क्या करते थे? तो महाजनपद में शासक के रूप में जैसे कुछ राजतांत्रिक थे और मैंने कहा था कुछ गणतांत्रिक थे।
गणतांत्रिक यानी जहां लोग अपने राजाओं का चुनाव करते थे। अब यहाँ मैंने पॉइंट बनाया है, क्या बनाया है वो भी आप लोग देखिए, देखना ज़रूरी है क्योंकि समझने की चीज़ है इतिहास। इतिहास न रटने की चीज़ है, न याद करने की चीज़ है। इतिहास क्या है तो समझने की चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, महाजनपद की राजधानियाँ शासन के केंद्र थे। राजधानियों में राजा, सेना और अपने कर्मचारियों के साथ निवास करते थे। महाजनपद के राजा स्वैच्छिक नजराने के रूप में क्या लेते थे तो कर लेते थे। जैसा मैंने आपको बताया, फसलों पर लगने वाले कर लिए जाते थे, जो कि फसल का कितना प्रतिशत होता था, 16%। इस प्रकार से हर क्षेत्र में क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। कर क्यों लिया जाता था, क्योंकि राजा इससे अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते थे। अपने लिए क्या रखते थे तो सेना रखते थे। मगध का उत्थान, तो इस समय हमारे मगध का उत्थान हुआ था। क्यों हुआ था, मैंने बताया ही था कि मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार, पटना से लेकर गया तक था, है ना। और यहाँ पर क्या है, कौन सी नदी है, तो यहाँ पर नदी है गंगा नदी, जो सबसे उर्वरक और बड़ी नदी है। इसी का पानी हमें मिलता था, जिसके कारण यहाँ खेती बाड़ी खूब होता था। और जहाँ बहुत खेती बाड़ी होगा, अन्न होगा, वहाँ समृद्धि आएगी। तो इसलिए भी मगध बहुत ज़्यादा विकसित हो सका था उस समय में। खेती बाड़ी मुख्य है, भोजन सबसे प्राथमिकता है। कोई भी खान खदान नहीं चलेगा। अगर आप भोजन रखते हैं, खेती खूब करते हैं, तो आपके पास स्वतः ही पैसा आ जाता है। तो यही चीज है कि भोजन उस समय हमारे पास प्रचुर मात्रा में था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मगध में क्या थी उस समय, तो मगध में मुख्यतः 2 राजधानियां थी, जिसका यहाँ पर जिक्र भी है। मगध में कितनी राजधानी थी, तो 2 राजधानी, एक राजगीर और दूसरा पटना। मगध में बिंबिसार मगध का प्रतापी शासक था, उसके बाद उसका पुत्र हुआ, उसके बाद महानंद पद हुए। ये 3 काफी शक्तिशाली शासक हुआ करते थे मगध में। बाद में जाकर कौन हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य भी हुआ था। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था। उसके बाद उसने क्या किया था, तो अपने समय में वैवाहिक संबंध बनाए थे, किनके साथ, तो लिच्छवियों के साथ और कौशल राज्यों के साथ। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयनी भी अच्छा शासक हुआ और इसने अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार अजातशत्रु के काल में मगध और अवंती के शत्रुता काफी बढ़ गई थी। ये लोग राजा लोग कहीं पे वैवाहिक संबंध बना के अच्छा भी रिश्ता बनाए थे, कहीं पे दुश्मनी भी लिए थे। इस प्रकार से मगध जो है अपना क्षेत्र का विस्तार किया, बड़े बड़े राज्यों को हराकर इसने अपने राज्य में मिलाया। मगध के अंतिम नंद शासक कौन थे, धनानंद थे। और इसको हराने के बाद यहाँ का शासक कौन बना था, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का शासक बना था। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने जाना कि प्रारंभिक कितने राज्य थे। शुरुआत में तो 26 राज्य थे, बाद में कितने राज्य हो गए, 16 राज्य हो गए। और इन्हीं 16 राज्यों ने भारत में क्या किया, तो भारत में राज्य किया। और सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में कोई राज्य अगर आया, तो वो राज्य आया कौन सा, तो वो आया मगध, है ना। अब हम आगे कक्षाओं में और भी पढ़ाई पढ़ेंगे और भी इतिहास को जानेंगे। ठीक है, तो